नमस्कार, मिड डे प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। आज केरल को मिली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से दिखाई हरी झंडी। 3200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कोच्चि वाटर मेट्रो राष्ट्र को किया समर्पित। पीएम ने कहा उनकी सरकार सहकारी संघवाद को देती है बढ़ावा, राज्यों के विकास को देश के विकास का मानती है सूत्र। प्रधानमंत्री आज ही दादर नगर हवेली का करेंगे दौरा। सिलवासा में मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। स्कूल, सड़क और पानी जैसी योजनाओं से जुड़ी 4850 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का होगा शिलान्यास और लोकार्पण। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित करीब 17 जगहों पर छापा। कर्नाटक में आज बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे 3 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार। प्रियंका गांधी मैसूरू और चामराजनगर में करेंगी रैली। तो वहीं आम आदमी पार्टी का प्रचार अभियान भी आज से होगा शुरू। जेडीएस ने भी झोंकी ताकत। पनामा दौरे पर भारत के विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच व्यापार सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। भारत लैटिन अमेरिका बिजनेस फोरम में रखी अपनी बात। पनामा के राष्ट्रपति के साथ भी हुई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श। और आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा। अजिंक्य रहाणे की टीम में हुई वापसी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। केरल की विकास यात्रा में आज की तारीख बहुत ही खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन पर केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। यह रेलगाड़ी 11 जिलों तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, पथानीमथिट्टा, मल्लपुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड स्थानों को कवर करेगी। इस ट्रेन के चलने से केरल के कई जिलों के लोगों को फायदा होगा। पीएम ने इस दौरान बच्चों से संवाद भी किया। कई बच्चों ने प्रधानमंत्री को अपनी कविता भी सुनाई। Land of ancient wisdom where pride and honor meet, we stand for a cause, a cleaner nation we greet. No more litter and filth in our cities and streets, a cleaner nation we vow, our mission we shall meet. We are the change we seek, with every step we take, a cleaner nation we dream, our efforts shall not be fake. Let's represent ourselves with clean India in sight, a cleaner nation we desire, our future shining bright. Congratulations. തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ? മലിനമായ ജലാശയം, അതിമലിനമായൊരു ഭൂമിയും. മലിനമായ ജലാശയം, അതിമലിനമായൊരു ഭൂമിയും. ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ? बहुत अच्छा गाती भी हो, अच्छा लिखती भी हो।
और प्रधानमंत्री ने 3200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने कोच्चि वाटर मेट्रो राष्ट्र को समर्पित की। कोच्चि शहर के साथ निर्बाध संपर्क के लिए बैटरी चालित इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं के माध्यम से कोच्चि के आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ने वाली यह अपनी तरह की अनूठी परियोजना है। दुनिया के इस मजबूत भरोसे के पीछे अनेक कारण हैं। पहला, केंद्र में एक निर्णायक सरकार, भारत के हित में बड़े फैसले लेने वाली सरकार। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश। तीसरा, अपनी डेमोग्राफी यानी युवाओं के स्किल पर इन्वेस्टमेंट। और चौथा, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर केंद्र सरकार का कमिटमेंट। हमारी सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बल देती है, राज्यों के विकास को देश के विकास का सूत्र मानती है। केरला का विकास होगा तो भारत का विकास और तेज होगा। हम इस सेवा भावना के साथ काम कर रहे हैं। और डिंडीगुल पलानी पलक्कड़ खंड का रेल विद्युतीकरण किया गया है। प्रधानमंत्री ने इसे भी राष्ट्र को समर्पित किया। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी। वे तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड, वर्कला, शिवगिरी रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और निमोन और कोचुवेली सहित तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के व्यापक विकास और तिरुवनंतपुरम शोरानूर खंड की सेक्शनल गति में वृद्धि की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। पिछले 9 वर्षों में केरला में गेज परिवर्तन, डबलीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन के अनेक प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। आज भी तिरुवनंतपुरम सहित केरला के 3 स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम शुरू हुआ है। ये स्टेशन सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं है, बल्कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेन भी एस्पिरेशनल इंडिया की पहचान है। आज हम ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन इसलिए चला पा रहे हैं क्योंकि भारत का रेल नेटवर्क तेजी से बदल रहा है, अधिक स्पीड के लिए तैयार हो रहा है। और प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी। डिजिटल साइंस पार्क की परिकल्पना शिक्षाविदों के सहयोग से उद्योग और व्यावसायिक इकाइयों द्वारा डिजिटल उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के लिए एक प्रमुख शोध सुविधा के रूप में की गई है। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम में एक रोड शो किया। इस दौरान पीएम की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ा। इस दौरान लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर पीएम का अभिवादन किया। पीएम ने लोगों का गर्मजोशी के साथ अभिवादन किया।
प्रधानमंत्री मोदी आज दादरा नगर हवेली भी जाएंगे और वहां भी विकास कार्यों की एक नई लहर आज से चलेगी। सिलवासा में मेडिकल कॉलेज और दमन में देवका सी फ्रंट देश को समर्पित करेंगे। इसके अलावा दादरा और नगर हवेली में आज 4,850 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत होगी। सिलवासा का ये नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली, दमन एवं दीव के नागरिकों की स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज में नवीनतम अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं से सुसज्जित 24 घंटे केंद्रीय पुस्तकालय, विशेष चिकित्सा कर्मचारी, चिकित्सा प्रयोगशालाएं, स्मार्ट लेक्चर हॉल, अनुसंधान प्रयोगशालाएं, शरीर रचना संग्रहालय, क्लब हाउस और खेल सुविधाएं शामिल हैं। छात्रों और संकाय सदस्यों के लिए आवासीय परिसर की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। हमारी पूरी बहुत जगह ऐसा होता है कि हम बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो ये सुविधाएं यहाँ पे सारी की सारी लेस हैं, चाहे वो कोई भी सुविधा हो। जैसे कि हम बोलेंगे हॉस्टल की सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी हमारा बहुत बड़ा है जो 35 एकड़ और 203 करोड़ की लागत से बना ये नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्र शासित प्रदेश दादर, नगर हवेली और दमन दीव का पहला मेडिकल कॉलेज है। इस नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बन जाने से आदिवासी बहुल इस क्षेत्र में न केवल वर्ल्ड क्लास चिकित्सा सुविधा मिलेगी, बल्कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो अपने घर के पास ही मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे। प्रधानमंत्री सिलवासा के साइली मैदान में 4,850 करोड़ रुपए से ज्यादा की 96 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इन परियोजनाओं में दादरा और नागर हवेली जिले के मोरखल, खिरडी, सिंदोनी और मसाट के सरकारी स्कूल शामिल हैं। जिले की सड़कों का सौंदर्यीकरण, सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण, अंबावाड़ी, परियारी, दमनवाड़ा, खारीवाड़ और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, दमन के सरकारी स्कूल, मोती दमन और नानी दमन में मछली बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और नानी दमन में जल आपूर्ति योजना की विस्तार की परियोजनाएं शामिल हैं। मुझे बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि शिक्षा हो, हेल्थ हो, सोशल सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारे क्षेत्रों में अकल्पनीय, अद्भुत इस क्षेत्र में बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री दमन में देवका सी फ्रंट भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लगभग 165 करोड़ रुपए की लागत से करीब 5.45 किलोमीटर का सी फ्रंट बनाया गया है। देश में अपनी तरह का एक तटीय विहार स्थल बनाया गया है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों को आकर्षित भी करेगा। यह अवकाश और मनोरंजन गतिविधियों का नया केंद्र बन जाएगा। इस विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल में अत्याधुनिक प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग सुविधाएं, बगीचे, फूड स्टॉल, मनोरंजन के विभिन्न साधन उपलब्ध कराए गए हैं। दमन में देवका बीच पर ये नमो पथ आपको जो दिखाई दे रहा है, उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे और इसके साथ साथ ही दमन में एक रोड शो है जिसके लिए दमन निवासी बेसब्री से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। भविष्य में यहाँ लग्जरी टेंट सिटी बनाने का प्रावधान भी किया गया है। दमन से नीरज सिंह और सिलवासा से नीतेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे ताजा खबर की। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आज सुबह प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों के 17 ठिकानों पर छापेमारी की है। बिहार में 12, उत्तर प्रदेश में 2, मध्य प्रदेश में 2, पंजाब के लुधियाना में 1 और गोवा में 1 स्थान पर दबिश दी गई है। बिहार के दरभंगा और मोतिहारी में आज सुबह जब पीएफआई से जुड़े सदस्यों के खिलाफ छापेमारी करने अधिकारी पहुंचे तो इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मध्य प्रदेश में यह कार्रवाई खंडवा और उज्जैन में की गई है। केंद्र सरकार ने पिछले साल सितंबर में पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। पीएफआई 15 राज्यों दिल्ली, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में सक्रिय है। वहीं कर्नाटक में आयकर विभाग की टीम कथित फर्जी चंदे और टैक्स चोरी को लेकर छापेमारी कर रही है।
आज प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर अंकिता बिल्डर्स के दफ्तर और कंपनी के मालिक नारायण आचार्य के हुबली स्थित आवास पर छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा बेंगलुरु में बिल्डर अरविंद कलबुर्गी के आवास पर भी आयकर के अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं डीएमके विधायक एमके मोहन के आवास पर दूसरे दिन भी आईटी विभाग की छापेमारी जारी है। ये छापेमारी जी स्क्वायर फर्म के संबंध में हो रही है। डीएमके विधायक एमके मोहन के बेटे मोहन रियल एस्टेट कंपनी जी स्क्वायर में शेयर होल्डर हैं। और अब कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने पनामाई समकक्ष के साथ मुलाकात की है। उन्होंने व्यापार संबंधों, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और फार्मा, ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर्स और मोबिलिटी पर चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों में दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में चर्चा जारी रहेगी। डॉक्टर जयशंकर ने भारत लैटिन अमेरिका व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी दिया। Politically, we share the attributes of being politically democracies, of being market economies, of being pluralistic societies, and our world outlook is also very similar. We take independent positions. We are part of a larger South-South cooperation. So there is a very good base of understanding and friendship on which our discussions were held today. Much of the talks were devoted to how to deepen our friendship, how to expand our cooperation. Among the specific issues that we discussed were those pertaining to trade and investment, the possibilities of exploring a logistics hub here for Indian companies. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और पनामा के साझा राजनीतिक मूल्य और आर्थिक दृष्टिकोण कई क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय के लोग दोनों देशों के बीच सेतु के रूप में रह रहे हैं। We discussed the challenges of affordable health, of more decentralized production of medicines in the world, including in this region. We also spent some time discussing possibilities in energy, in renewables. I was very appreciative of the care that is taken of the Indian community here. And one of the steps on which we agreed to proceed forward would be to welcome Panamanian delegation to India later this year, both a government delegation and a business delegation. Overall, the talks have been very helpful in charting the next steps forward in our relationship. यूएनएससी में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों की रक्षा के माध्यम से प्रभावी बहुपक्षवाद विषय पर खुली चर्चा की गई। इस दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने वीटो पावर पर सवाल उठाए और कहा कि क्या 5 देशों को दूसरों की तुलना में अधिक योग्य बनाने वाले चार्टर का बचाव करके प्रभावी बहुपक्षवाद का चलन किया जा सकता है। रुचिरा कंबोज ने कहा कि सभी इस व्यवस्था की कमियों को जानते हैं जो समकालीन चुनौतियों का जवाब देने में विफल रही हैं, चाहे वो कोविड महामारी हो या फिर यूक्रेन में चल रहा संघर्ष। उन्होंने कहा कि अगर 1945 की मानसिकता को ही आज के माहौल में बनाए रखा जाएगा तो हम अपने लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास खोते रहेंगे। वहीं रुचिरा कंबोज ने यूएनएससी में भारत के स्थायी सदस्यता पर जोर देते हुए कहा कि भारत 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर का संस्थापक हस्ताक्षर करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ साथ अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के पूरे महाद्वीपों को वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है, तो इसमें प्रमुख सुधार की मांग वाजिब है। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की है। आज के न्यूज लेंस में जानिए कि भारत सरकार द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन कावेरी और इससे पहले चलाए गए कुछ प्रमुख ऑपरेशंस के बारे में।
अफ्रीकी देश सूडान इस समय गृह युद्ध से जूझ रहा है। सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जारी संघर्ष में अब तक 400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भारत समेत कई देशों के नागरिक वहां फंसे हुए हैं। इस बीच भारत ने सूडान से भारतीयों को निकालने और देश वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। ऑपरेशन कावेरी के तहत 500 भारतीयों को सूडान के पूर्वी इलाके में स्थित शहर पोर्ट सूडान पर पहुंचा दिया गया है, जहां से उन्हें स्वदेश वापस लाया जाएगा। दरअसल भारतीय वायुसेना के 2 C-130J विमान जेदा में तैनात किए गए हैं, जबकि INS सुमेधा को सूडान बंदरगाह के आसपास तैनात किया गया है। बहरहाल विदेश में कोई प्राकृतिक आपदा, युद्ध या अन्य किसी तरह की आफत में फंसे भारतीयों को निकालने के मामले में वर्तमान सरकार का बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। पिछले कुछ उदाहरणों पर ध्यान दे तो पता चलता है कि कैसे वर्तमान सरकार ने अपने नागरिकों की वापसी के लिए बिना लेट लतीफी के प्रभावी कदम उठाए हैं। आइए देखते हैं कि वर्तमान सरकार ने विदेशों से भारतीयों को निकालने के लिए अब तक कौन कौन से अभियान चलाए हैं। बता दें कि 2015 में जब नेपाल में भयंकर भूकंप आया था, तब भारत ने ऑपरेशन मैत्री लॉन्च किया था, जिसके जरिए नेपाल से 5000 से ज्यादा भारतीयों को वापस लाया गया। फिर 2015 में पश्चिमी एशिया के देश यमन में जब युद्ध छिड़ा तो भारत सरकार ने तत्परता दिखाते हुए ऑपरेशन राहत लॉन्च किया, जिसके जरिए 5600 भारतीयों और 1000 से भी ज्यादा विदेशियों को यमन से निकालने में सफलता पाई। इसके बाद साल 2016 में युद्धग्रस्त दक्षिण सूडान से ऑपरेशन संकट मोचन के जरिए भारतीयों को वापस निकाला गया। फिर वर्ष 2020 में जब कोरोना काल आया तो विदेशों से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन वंदे भारत लॉन्च किया। जब 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को हटा लिया, तब वहां फंसे अपने नागरिकों के साथ साथ अफगान हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को निकालने की चुनौती थी। तभी भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया, जिसके जरिए भारत ने अफगानिस्तान से हजारों लोगों को बाहर निकालने में सफलता पाई। फिर पिछले ही वर्ष 2022 में जब यूक्रेन पर रूस का हमला हुआ तो भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया, जिसके तहत भारत सरकार ने यूक्रेन से हजारों भारतीयों को सुरक्षित वापस निकाला। और अब हाल ही में तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के समय भारत ने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया, जिसके जरिए भारत ने दवाएं, राहत सामग्री और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए NDRF की टीमें तुर्की भेजी। जानकारों के मुताबिक अफगानिस्तान हो या यूक्रेन हो या सूडान हो, सरकार ने युद्धग्रस्त देशों से भारतीयों को निकालने के लिए हमेशा तत्परता दिखाते हुए प्रभावी कदम उठाए हैं। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन पर दूसरे देशों को भी उनके नागरिकों को निकालने में मदद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। बढ़ेंगे आगे। गृहयुद्ध का सामना कर रहे अफ्रीकी देश सूडान में संघर्ष विराम की कोशिश आखिर रंग लाई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक 2 दिन तक चली बातचीत के बाद संघर्षरत दोनों पक्ष 72 घंटे के संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं, जिसके बाद 24 अप्रैल की आधी रात से शुरू हुआ संघर्ष विराम अगले 72 घंटे तक चलेगा। हिंसा में यहां 427 लोगों की मौत हो चुकी है और 3700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। संघर्ष विराम के ऐलान के बाद लोगों में यह उम्मीद जगी है कि वे सुरक्षित यहां से निकल सकते हैं। इससे पहले कई देशों ने वहां से अपने राजनयिकों और दूसरे कर्मचारियों को निकाल लिया था। और उधर सूडान में जारी हिंसक गतिविधियों पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने बहुपक्षवाद पर आयोजित बैठक में कहा कि सूडान में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि हिंसा बंद होनी चाहिए, नहीं तो ये सूडान के भीतर और पूरे क्षेत्र को अपने चपेटे में लेते हुए आगे तक फैल सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि यूएन के सूडानी कर्मचारियों, उनके परिजनों की सुरक्षा के लिए भी प्रयास किए गए हैं और उनकी सहायता के लिए हर संभव रास्तों की तलाश की जा रही है। गुतेरेस ने बहुपक्षवाद पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि सूडान में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। वहीं सूडान से पश्चिमी देशों, अरब और एशियाई देशों का अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान जारी है। जयपुर में G20 पर्यटन एक्सपो का आज आखिरी दिन है। केंद्र सरकार का पर्यटन मंत्रालय और राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के सहयोग से G20 पर्यटन एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय के सचिव अरविंद सिंह के अनुसार
भारत की पूरे देश में 50 नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजना है और इसके साथ साथ देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 59 नए हवाई मार्गों को परिचालित करने की भी परिकल्पना की गई है। और अब बात सौराष्ट्र तमिल संगमम की। सौराष्ट्र तमिल संगमम की यात्रा अनवरत रूप से चल रही है। अनेक भावनात्मक पहलुओं को अपने आप में समेटे एक भारत श्रेष्ठ भारत की यात्रा अपने उद्देश्यों को लेकर सफलता के कीर्तिमान रच रही है। ऐसे एक यात्रा की टुकड़ी के साथ डीडी न्यूज की एक टीम भी लगातार उनके साथ है। महाराष्ट्र के नंदुरबार स्टेशन से हमारे सहयोगी मनीष वाजपेयी की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। लगातार हम सौराष्ट्र और तमिल संगमम की इस विशेष ट्रेन में मौजूद हमारे साथ बहुत सारे लोग चल रहे हैं और निश्चित तौर पर बहुत आनंददायक ये सफ़र है। अभी हम नंदुरबार एक स्टेशन है, यहाँ पर रुके हुए हैं। यहाँ पर स्टेशन पर गाड़ी रुकी हुई है, तो मैंने सोचा कि आप सभी लोगों से मुखातिब हो जाएं कि आखिरकार ये कौन सा स्टेशन है, कहाँ पर हम रुके हुए हैं। भीड़ आप देखिए, पूरे वहाँ से लेकर लगातार आप भीड़ देख सकते हैं और लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। लोग बिल्कुल साथ साथ है, छोड़ भी नहीं रहे हैं। आप ये इनका प्रेम कह लीजिए या इनका एक इमोशन है कि लगातार जब से हम ये सब बातें आपको बता रहे हैं दूरदर्शन समाचार के माध्यम से, ये लोग लगातार हमारे साथ ही साथ चल रहे हैं। बहुत सारी बातें, ये सभी लोग जो है हमारे साथ राजकुमार जी है। राजकुमार जी आप यहाँ पर आइए। राजकुमार जी जो है वो इस पूरे के पूरे जो ये डेलीगेट्स जा रहे हैं उनके इंचार्ज बनाए गए। राजकुमार जी आप बताइए कि क्या फीलिंग्स है, किस तरीके का सफ़र चल रहा है यहाँ पर? ये भी जा रहा है संगम में जा रहा, सो बोट में जा रहा, सबको बहुत खुशी हो रहा। ये इसको कोई जात नहीं, कोई ये नहीं, सभी वोट में मिलाकर तमिलनाडु में किधर सौराष्ट्र लोग है कि सभी वोट में मिलाकर जा रहा है। क्यों तो पुराना 500-600 साल के पहले सौराष्ट्र लोग इधर आए, तो सभी लोग बीट में है, कोई वोट में नहीं था। अभी वोट में सभी गाँव का, तमिलनाडु का, चेन्नई का भी आया है, बेंगलुरु का भी आया है, अदर स्टेट में कौन सा है कि उस लोग भी आया है, सभी मिलाकर जा रहा। बहुत खुशी हो रहा। ये प्रोग्राम अरेंज कर दिया मोदी जी को, हमको सबको नमस्कार। एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा बुलंद हो रहा है, भारत माता की जय कही जा रही है। और यहाँ पर हम नंदुरबार, हम कहेंगे अपने कैमरामैन से कि वो इसको दिखाएं। नंदुरबार ये स्टेशन है जहाँ पर हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और इस स्टेशन से फिलहाल अपने कैमरामैन सेंथिल और अपने सहयोगी आनंद के साथ दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन लगातार आपको इस सफर के बारे में हम बताते रहेंगे। नमस्कार। बढ़ेंगे आगे। भारत सरकार ने देश में क्वांटम प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन के विभिन्न क्षेत्रों में क्वांटम तकनीक को गति देने की योजना बनाई गई है। इसका मकसद क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अधिक से अधिक विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना है। इसका रोड मैप तैयार करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक पूरे उत्साह के साथ तैयारी कर रहे हैं। हमारी सहयोगी आयशा खानम ने प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा से इसी विषय पर खास बातचीत की है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन का ऐलान कर दिया है और केंद्रीय कैबिनेट ने इसका अप्रूवल भी दे दिया है। इसका अप्रूवल जारी हो गया है और इसके बाद अब वैज्ञानिकों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि अब ये टेक्नोलॉजी जो है नेशनल मिशन मोड में तैयार होगी और भारत के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण होगा। प्रोफेसर उर्वशी, थैंक यू दूरदर्शन के लिए बातचीत करने के लिए। प्रोफेसर उर्वशी, ये बताइए कि नेशनल क्वांटम मिशन का ऐलान तो हो गया, तो क्या कहेंगे आप? वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, तो अब आगे क्या होगा? थैंक यू वेरी मच। तो फिर ये जो नेशनल क्वांटम मिशन है ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं क्वांटम में काम कर रहे हैं कुछ सालों से। हम लोग काफ़ी लीडिंग काम भी कर रहे हैं रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट में, पर अभी ये जो मिशन आएगा तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग सब मिलके एक ऐसा काम कर सकते हैं जो इंडिविजुअली नहीं हो सकती। तो फिर जैसे कि मेरा जो क्षेत्र है वो है सिक्योर कम्युनिकेशंस का, तो हमने काफ़ी सारा ग्राउंड बेस्ड माइलस्टोन अचीव किया है इसमें। सैटेलाइट क्वांटम कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हमारा पहला प्रोजेक्ट है भारत में सैटेलाइट क्वांटम कम्युनिकेशन में। पर अभी जो हम कर सकते हैं, हम दूसरों के साथ सैटेलाइट को फाइबर से जोड़ सकते हैं, फिर फाइबर और सैटेलाइट सब मिलके भारत के विभिन्न क्षेत्रों को हम एक साथ जोड़ सकते हैं क्वांटम माध्यम से। मतलब वो
सिक्योर लिंक होगा, उससे सिक्योरिटी जो है वो एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारी डेटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होगी। तो हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि अभी हमको लग रहा है कि हम लोग वो सब कर सकते हैं जो कि इंडिविजुअली हम शायद कर नहीं पाते थे पहले। अब तो मिशन मोड की हम बात कर रहे हैं, तो आगे चलकर टी हब्स की बात हो रही है, तो ये तमाम चीज़ें किस तरह से इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए और इसको लागू करने के लिए इस्तेमाल में आएंगे? ये जो टी हब्स बनेगी, इनके साथ हर टी हब के साथ एक सेक्शन 8 कंपनी जुड़ी हुई होगी। तो फिर उसमें जो होगा टी हब में जो रिसर्च होगा वो एक टी हब एक वर्टिकल में बनेगी, तो फिर 4 टी हब्स होंगे। पर एक लीडिंग इंस्टीट्यूट होगा, पर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स को लेके कंसोर्शियम मोड में ये होगा। तो फिर ये लीडिंग इंस्टीट्यूट इसको कोऑर्डिनेट करेगा, जिसने इस क्षेत्र में ज़्यादा काम किया हो पहले, इस तरह से वो डिसाइड की जाएगी, वो गवर्नमेंट करेगी। पर इसमें क्या होगा कि हम लोग जो बेसिक रिसर्च करेंगे, R&D करेंगे, पहले कुछ साल तो हम काफ़ी सारा R&D करेंगे, पर उसके बाद क्योंकि ये सेक्शन 8 कंपनी भी होगी, हम जैसे जैसे R&D मैच्योर होती रहेगी, हम उसको प्रोडक्ट स्टेज में भी ले आएंगे। तो फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी पैरेलली शुरू होगा कुछ साल बाद। कुछ साल हमको लगेगा R&D करने में, फिर उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा और अंत में 8 ईयर्स के बाद हम लोग फील्ड डिप्लॉयबल टेक्नोलॉजी की ओर देख रहे हैं। तो अभी प्रोफेसर भी बता रहे थे कि कैसे इसको इस क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में एजुकेशन लेवल और इसकी जानकारी और इसको कैसे एक्लिमेटाइज करते हैं इस टेक्नोलॉजी को, ये किस तरह से करेंगे? हम लोग क्वांटम टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स बनाएंगे, मतलब मास्टर्स इन क्वांटम टेक्नोलॉजी, एमटेक इन क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इसको हम रखेंगे। फिर DST के जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि एक साथ मिलके वो मतलब सब वर्टिकल्स कवर कर सकते हैं। तो फिर ये BSc लेवल, MSc लेवल, फिर इंजीनियरिंग में भी हम क्वांटम टेक्नोलॉजी को ले आएंगे, ताकि स्टूडेंट्स को वो नया नहीं लगे। जब वो PhD में आएंगे तो फिर वो उन्होंने पढ़ा हुआ है। कैसे ये टेक्नोलॉजी, अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर में, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा? भी ये क्वांटम सिक्योरिटी से इस हेल्थ इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी और भी बढ़ जाएगी। फिर जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हम जब कुछ भी ब्लड टेस्ट करते हैं, कुछ करते हैं, तो जीनोम सीक्वेंस हो जाता है उसमें। तो फिर वो भी काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो हमारे बारे में लोगों को पता चल जाता है। तो फिर हम इनएडवर्टेंटली किसी एनिमी को ये देना नहीं चाहते। हमारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो बैंकिंग का हो, हेल्थ का हो या डिफेंस का हो, सब कुछ हम सिक्योर रखना चाहते हैं। तो क्वांटम सिक्योरिटी से ये नया माध्यम होगा जिसमें अनपैरेलल्ड सिक्योरिटी होगी। अभी धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी उर्वशी सिन्हा, बता रही थी कि कैसे ये टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में फ्यूचर टेक्नोलॉजी होगी और इससे कैसे डेटा सुरक्षित रखा जा सकता है, और इसमें ना केवल डिफेंस बल्कि आम आदमी की पहुंच तक हेल्थ क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। और ये आने वाले दिनों में भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम और बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने वाली टेक्नोलॉजी होगी। कैमरामैन प्रभाकर के साथ आयशा खानम, DD न्यूज़, बैंगलोर। लगातार हो रही बर्फबारी के बीच श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। आज सुबह 6:20 पर पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोले गए। आज मंदिर को करीब 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और बैंड की धुनों के बीच जब केदारनाथ धाम के कपाट खुले तो पूरी केदारनाथ घाटी हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयकारे से गूंज उठी। पैदल मार्ग और केदारनाथ धाम के चारों ओर बिछी 3 से 4 फीट बर्फ की परवाह किए बिना भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंच गए। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और ढोल भी बजाया। इस दौरान मीडिया के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने हर संभव प्रयास किए हैं कि केदारनाथ यात्रा हर श्रद्धालु के लिए सुगम और सरल हो। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने का आरोप लगाने वाली 7 महिला पहलवानों की याचिका पर आज दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर संज्ञान लिया कि यौन शोषण के आरोपों के बावजूद कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से
कपिल सिब्बल ने कहा कि वो महिला पहलवानों की पहचान गुप्त रखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की पहचान गोपनीय रखने को कहा है। साथ ही याचिका के साथ रखी गई शिकायत को भी फिर से सीलबंद कवर में रखने को कहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 1 मई को सुनवाई करेगा। कपिल सिब्बल ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। नवाब मलिक को ईडी ने भगौड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म किए जाने के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 9 मई के लिए टल गई है। राज्य सरकार ने सुनवाई टालने का आग्रह किया था। सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि फिलहाल नई नीति के आधार पर कोई भी दाखिला या नौकरी में भर्ती नहीं की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के बागलकोट में एक चुनावी रैली में कहा कि पीएम मोदी ने बीते 9 साल से कर्नाटक को केंद्र से ढेर सारे पैसे और योजना भेजने का काम किया है। शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस गलती से भी कर्नाटक की सत्ता पर आ गई तो अभी तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक का 4 साल में श्री येदियुरप्पा और शिवबोम्मई के नेतृत्व में बहुत विकास किया है। मोदी जी ने 9 साल से कर्नाटक को केंद्र से ढेर सारे पैसे और योजना भेजने का काम किया है। कांग्रेस घाटी में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। कहा कि यहां धर्म के आधार पर 4% मुस्लिम आरक्षण था। भाजपा की सरकार ने वोट बैंक के लालच में पड़े बिना इस मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। मुस्लिम आरक्षण समाप्त करने के बाद हमने SC, ST, वोक्कालिंगा और लिंगायत सभी के आरक्षण में बढ़ोतरी करने का काम किया है। धर्म के आधार पर मुस्लिम रिजर्वेशन था, 4% रिजर्वेशन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बगैर ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए और मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त करने के बाद ST, SC, वोक्कालिंगा और लिंगायत सबके रिजर्वेशन में बढ़ोतरी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषि विभाग द्वारा नियुक्त किए गए 253 कृषि अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में 243 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों और 10 वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय नौकरी में केवल अपने लिए का भाव नहीं होना चाहिए, बल्कि सरकारी कर्मचारियों में कर्तव्य निष्ठा का भाव होना जरूरी है। शिवराज सिंह ने नवनियुक्त अधिकारियों से कहा कि आपके अच्छा काम करने से लाखों लोगों की जिंदगी संवर जाएगी। और अब व्यापार जगत की कुछ अहम खबरें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के पूर्व कार्यकारी निदेशक सुरजीत भल्ला ने अर्थशास्त्री जियां द्रेंज के वेजेस ऑफ डिस्ट्रेस लेख के आंकड़ों को पूरी तरह से नकारात्मक बताया है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख वेजेस आर राइजिंग में सुरजीत भल्ला ने जियां द्रेंज के दावों के विपरीत ग्रामीण मजदूरी तेजी से बढ़ने का दावा किया है। जहां जियां द्रेंज ने भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण मजदूरी के संदर्भ में नकारात्मक चित्रण प्रस्तुत किया था, वहीं सुरजीत भल्ला ने CEIC.com और लेबर ब्यूरो के आंकड़ों के आधार पर अपने लेख में ग्रामीण मजदूरी तेजी से बढ़ने की बात कही है। सुरजीत भल्ला ने अपने लेख में बताया कि वित्तीय वर्ष 2014 से 21 में कंस्ट्रक्शन में 1.2%, कृषि श्रम में 1.5%, गैर कृषि श्रम में 1.2%
हॉर्टिकल्चर में 1.5% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं वित्तीय वर्ष 2014-18 में कंस्ट्रक्शन में 2.4%, कृषि श्रम में 0.1%, हॉर्टिकल्चर में 3.6% की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2019-21 में कृषि श्रम में 2.5%, गैर कृषि श्रम में 2.4% की बढ़ोतरी हुई। वहीं केवल 2020 में कंस्ट्रक्शन में 0.7%, कृषि श्रम में 2.2% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2021 में कंस्ट्रक्शन में 1.1%, कृषि श्रम में 1.6%, गैर कृषि श्रम में 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। राष्ट्र को समर्पित अपनी 53 वर्षों की सेवा को मनाने के लिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी हुडको ने राष्ट्रीय राजधानी में अपना स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम में आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने वीडियो मैसेज के जरिए हुडको को स्थापना दिवस की बधाई दी। मौके पर मंत्रालय के सचिव और हुडको के सीएमडी कुलदीप नारायण मौजूद थे। मौके पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 53 साल के अपने कार्यकाल में हुडको ने आम जनता को मकान दिलाने और उनकी जिंदगी बदलने में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन बदलते शहरीकरण के दौर में जहां प्रत्येक मिनट में 20 से 25 लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं, हुडको की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी। HUDCO is doing very well. It has been in existence for 53 years. It posts good results every year. But those good results are posted in a context of safe lending. You lend to the government, I mean, government will, by and large safe. So I have been advocating for some time that you should, now that you're more than 50 years old, revisit what your original mission statement was. It has some objectives. It has served you well. I'm not suggesting that you go into reckless lending, but you go into taking on, assuming more obligations, because you have a role to play in the overall transformation of the urban space. बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कुछ खेल जगत की खबरों की। ജലാശയം അതിമലിനമായൊരു ഭൂമിയും अच्छा, सब बढ़िया हिंदी बोलते हैं। हाँ। कविता भी लिखते हो, विज्ञान भी करते हो, इतने सारे टैलेंट। हर भवन को साफ करो, भारत को स्वच्छ बनाएगा, यह हमारे धर्म है। प्रकृति को नुकसान मत करो, पृथ्वी को संभाल करो, भारत को स्वच्छ बनाएगा, यह हमारे कर्म है। गंदगी सारी दूर करो, स्वच्छ भारत का निर्माण करो, भारत को स्वच्छ बनाएगा, यह हमारे पहचान है। अच्छा, अभी प्लेटफॉर्म कैसा लगा? स्वच्छ लगा? बहुत अच्छा लगा। मुझे थोड़ा सा प्रीमियर लेवल एयरप्लेन वाला एक्सपीरियंस। अरे वाह! In this land of ancient wisdom where pride and honor meet, we stand for a cause, a cleaner nation we greet. No more litter and filth in our cities and streets, a cleaner nation we vow, our mission we shall meet. We are the change we seek, with every step we take, a cleaner nation we dream, our efforts shall not be vain. ये कौन है? मैंने कोशिश की आपकी चित्र बनाने के लिए। आइडिया है जो हमारे भारत को बहुत मदद कर सकते हैं। अरे वाह! I am someone who is very much interested in pursuing. So you are my advisor now.
तो आपने बच्चों का उत्साह देखा जब प्रधानमंत्री वंदे भारत ट्रेन जो केरला में पहली चली है उसमें सफ़र कर रहे थे और बच्चों के साथ भी उन्होंने बातचीत की। बच्चों में जो उत्साह था वो आपने देखा इन तस्वीरों के जरिए। बढ़ेंगे आगे और बात करें कुछ खेल जगत की खबरों की। और खेल जगत की तमाम खबरों को समेटकर हमारे सहयोगी गौरव इस वक्त स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं। गौरव नमस्कार। नमस्कार असीम। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे WTC स्क्वाड की घोषणा के साथ, जहां 7 जून से 11 जून तक होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए भारतीय टीम की घोषणा आज हुई। इस टीम में जहां एक तरफ अजिंक्य रहाणे की वापसी हुई है, वहीं जसप्रीत बुमराह पीठ में सर्जरी के होने के चलते टीम में शामिल नहीं है। जून में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के लिए उन भारतीय रणबांकुरों के नामों का ऐलान हो गया है जिन पर जिम्मेदारी होगी ऑस्ट्रेलिया को हराने की और भारत को चैंपियन बनाने की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मंगलवार को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे की टीम में वापसी हुई है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा हुई है। रोहित शर्मा टीम की कप्तानी करेंगे, लेकिन उपकप्तान के नाम की घोषणा फिलहाल नहीं हुई है। टीम इस प्रकार है: रोहित शर्मा कप्तान, शुभमान गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, KL राहुल, KS भरत, रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव और जयदेव उनादकट। इस टीम में जसप्रीत बुमराह का नाम शामिल नहीं है। ऐसे में बुमराह के बगैर इंग्लैंड की सरजमी पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज करना एक बड़ी चुनौती भी होगी। भारतीय टीम 7 से 11 जून तक होने वाले फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरेगी। ये मैच इंग्लैंड के ओवल में खेला जाएगा। अजिंक्य रहाणे ने भारत के लिए पिछला टेस्ट 11 जनवरी 2022 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। उस मैच के बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने भारत के लिए 82 टेस्ट मैचों में 38.52 की औसत से 4,932 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 12 शतक और 25 अर्धशतक निकले हैं। भारतीय टीम लगातार दूसरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। पिछली बार 2021 में खिताबी मुकाबले में टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा था। टीम इंडिया ने टेस्ट चैंपियनशिप के 2021-23 सीजन में शानदार प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलिया के बाद अंक तालिका में टीम दूसरे स्थान पर रही। स्पोर्ट्स डेस्क। अब बात कर लेते हैं IPL की। आज गुजरात टाइटंस अपने होम ग्राउंड अहमदाबाद में मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी। मौजूदा सीजन में गुजरात टाइटंस का प्रदर्शन अच्छा रहा है। गुजरात को 6 में से 4 मैचों में जीत मिली है, तो 2 मैचों में टीम को हार झेलनी पड़ी है। वहीं मुंबई ने अब तक इस सीजन में 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 3 में जीत और 3 में हार मिली है। आज गुजरात टाइटंस की कोशिश जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की होगी, तो वहीं मुंबई इंडियंस जीत की पटरी पर आना चाहेगी। इंडियन प्रीमियर लीग में आज गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। ये मैच गुजरात टाइटंस के होम ग्राउंड अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस का प्रदर्शन बेमिसाल रहा है। टीम ने इस सीजन में 6 मैच खेले हैं, जिसमें उसने 4 में जीत का स्वाद चखा है, तो 2 मैचों में टीम को हार झेलनी पड़ी है। अंक तालिका में गुजरात टाइटंस 8 अंकों के साथ चौथे पायदान पर काबिज है। अब तक के मुकाबलों पर नजर डालें तो टीम के लिए मोहित शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं अनुभवी मोहम्मद शमी ने भी विकेट लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कप्तान हार्दिक पांड्या हालांकि अभी तक गेंदबाजी में कमाल नहीं दिखा पाए हैं। राशिद खान की अगुवाई में गुजरात का स्पिन आक्रमण भी मजबूत है। बल्लेबाजी में दूसरी ओर सीजन में लगातार 3 जीत दर्ज करने के बाद मुंबई इंडियंस को आखिरी मैच में पंजाब किंग्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। मुंबई ने अब तक इस सीजन में 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 3 में जीत और 3 में हार मिली है। उसने खराब शुरुआत के बाद जीत की हैट्रिक बनाई थी, लेकिन शनिवार को पिछले मैच में उसे पंजाब के हाथों 13 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में मुंबई के गेंदबाजों ने अंतिम 5 ओवर में 96 रन दिए थे।
ऐसे में गुजरात के खिलाफ मुकाबले से पहले मुंबई को अंतिम ओवरों की खराब गेंदबाजी से निपटना हो मुंबई के नाम रही। आज के इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस की कोशिश जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की होगी, तो वहीं मुंबई इंडियंस जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, टीटी न्यूज। अब बात कर लेते हैं कल खेले गए मुकाबले की। तो आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 रन से हरा दिया। इस सीजन में दिल्ली की ये दूसरी जीत रही। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 144 रन बनाए थे। दिल्ली के लिए मनीष पांडे और अक्षर पटेल ने 34 रन की पारी खेली। जवाब में 145 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर केवल 137 रन ही बना सकी और मैच को गंवा दिया। हैदराबाद की तरफ से मयंक अग्रवाल ने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए, वहीं हेनरिच क्लासन ने 19 गेंदों में 31 रन की पारी खेली। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इम्फाल में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के नए परिसर के चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। मंगलवार सुबह केंद्रीय खेल मंत्री, मणिपुर के खेल मंत्री और केंद्र एवं राज्य सरकारों के अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ इम्फाल पश्चिम जिले में निर्माण स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला पूर्ण विकसित खेल विश्वविद्यालय है। ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल आज से शुरू हो रही बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के एकल वर्ग में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी। ये इस टूर्नामेंट का 40वां संस्करण है। सिंधु और साइना के अलावा इस टूर्नामेंट में भारत की तरफ से किदाम्बी श्रीकांत, एच एस प्रणॉय और लक्ष्य सेन भी हिस्सा लेंगे। वहीं पुरुष युगल में सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और महिला युगल में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की जोड़ी अपनी चुनौती को पेश करेंगी। तो वाकई भारतीय जो खिलाड़ी हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रहेंगी। तो असीम, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें, लेकिन वापस एक बार फिर से आपके पास। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इन तमाम खेल जगत की खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। के थाने में हुए 2 विस्फोटों में 23 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। घटना में 45 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक स्वात जिले के कबाल स्थित आतंकरोधी विभाग के पुलिस थाने में आत्मघाती आतंकी हमला हुआ। घटना में 23 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई, 45 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें कई गंभीर हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस घटना की निंदा की और मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से घटना की रिपोर्ट मांगी है। इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.3 मापी गई। भूकंप के बाद इंडोनेशिया की भूभौतिकी एजेंसी ने सुनामी की चेतावनी भी जारी की। इंडोनेशिया के मौसम विभाग ने कहा है कि भूकंप का केंद्र धरती के नीचे 84 किलोमीटर अंदर मापा गया। भूवैज्ञानिकों ने बताया कि इसकी वजह से सुनामी आने की भी संभावना है। भूकंप के बाद एजेंसी ने स्थानीय अधिकारियों से प्रभावित क्षेत्र के पास रहने वाले लोगों को तुरंत तट से दूर रहने का निर्देश देने को कहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा है कि उनकी सरकार विपक्ष के साथ तभी बातचीत कर लौटेगी जब अमेरिकी सरकार अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में जमा वेनेजुएला की संपत्तियों को वापस लौटाएगी। मादुरो ने कोलंबिया के राष्ट्रपति और कई देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए ये बातें कही। गौरतलब है कि कोलंबिया के राष्ट्रपति और देशों के प्रतिनिधि आज बोगोटा में वेनेजुएला सरकार और विपक्ष के बीच वार्ता को फिर से शुरू करने की कोशिश करने के लिए एक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। समझौते के तहत संसाधनों के साथ $3.2 बिलियन के फंड के निर्माण की स्थापना करता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में वेनेजुएला में राजनीतिक, सामाजिक और मानवाधिकारों की चुनौतियों से निपटने के लिए इस्तेमाल किए जाने का प्रावधान है। पेरू के पुरातत्वविदों ने एक ऐसी ममी की खोज की है जिसके बारे में माना जा रहा है कि वो 1000 साल से अधिक पुरानी है, जिसकी कुछ त्वचा और बाल अभी भी बरकरार हैं। ये ममी लीमा के बाहरी इलाके के पास के पुरातात्विक परिसर में मिली है, जो एक किशोर की बताई जा रही है। पुरातत्वविद अभी भी नई खोजों पर काम कर रहे हैं।
पुरातत्ववेदों का कहना है कि मम्मी 1100 से 1200 के बीच की और लीमा या इचमा सभ्यताओं से संबंधित हो सकती है। रूस ने संकेत दिया है कि वो ब्लैक सी अनाज सौदे को 18 मई से आगे जारी रखने की अनुमति नहीं देगा। रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि रूस के अनाज और उर्वरक निर्यात के लिए मॉस्को और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक समझौता नहीं पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर रूसी विदेश मंत्री सर्गे लावरोव और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के बीच एक बैठक होगी। आपको बता दें कि 22 जुलाई 2022 को रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच वैश्विक बाजारों में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यूक्रेन और रूस से अनाज और उर्वरक निर्यात पर तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के साथ इस्तांबुल में एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए थे। चिली में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस यानी H5N1 का कहर बढ़ता जा रहा है। सरकार ने औद्योगिक फार्मों से पोल्ट्री निर्यात को रोक लगा दी है। एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 पक्षियों में होने वाली बीमारी है जिनका इंसानों में पाया जाना दुर्लभ है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस वायरस में आने वाले बदलावों के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है जो इन वायरसों को अधिक खतरनाक बना देंगे। स्थानीय रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में अंडों की कीमत में 35% की वृद्धि हुई है और वैश्विक स्तर पर भी अंडे की कीमतों में तेजी देखी गई है। तो इसके साथ ही मिड डे प्राइम के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्रधानमंत्री